अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे आपके सामने लेके चलता हूँ, ठीक है। हमने अभी जो जितना अंडरस्टैंड किया है ना, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक चीज़ होती है जो हमारी होती है फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। अब फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हमने सारी स्टडीज़ वगैरह इस पर अंडरस्टैंड करनी है, तो हमारे लिए ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करें कि भाई ये इंडस्ट्री होती क्या है, ये चलती कैसे है, इसमें ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले होता है हमारा एक अदद प्रोड्यूसर। इसके बगैर आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। ये आपका मेन इंजन है इंडस्ट्री का, ठीक है। ये एक्चुअल में फिल्म का कॉन्सेप्ट फाइनल करता है, फिल्म के अंदर राइटर डायरेक्टर के साथ सेटल अप करता है, फिल्म को रिसोर्सेज देता है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज देता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या चलाता है ये? एक्चुअल में ये चलाता है प्रोडक्शन कंपनी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोडक्शन, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर एक्चुअल में इसके बाद क्या करता है? फिल्म प्रोड्यूसर जो होता है प्री प्रोडक्शन करता है, और प्री प्रोडक्शन के बाद जिसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन शामिल होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्रू, आर्टिस्ट, ये तमाम चीज़ें इसके डोमेन में आती हैं, ठीक है। आपका स्क्रीन प्ले, कई ये राइटर डायरेक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हेड के ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्शन प्लान, बिकॉज इसके बैक एंड के ऊपर इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं आपसे, ठीक है, आपके पास जो, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं उसके अंदर कॉन्ग्लोमरेट्स की, ठीक है, हाउ कॉन्ग्लोमरेट्स डू दिस। अब इनके पास कॉन्सेप्ट वगैरह का इतना मसला नहीं होता। इनके कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइज मॉडल पर चलते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस एंड अदर स्टफ, ठीक है, फ्रेंचाइज मॉडल, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इनके पास कॉन्ग्लोमरेट्स के पास रेनाउंड डायरेक्टर्स आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। उनके पास स्ट्रॉन्ग बड़े डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो सारे कॉन्ग्लोमरेट्स के पास आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जो वो होते हैं रेनाउंड डायरेक्टर्स भी होते हैं इनके पास। इसके अलावा एक्टर्स भी होते हैं, सारे मेजर एक्टर्स इन्हीं के पास कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल रिसोर्सेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं इनके पास, ठीक है। टेक्निकल रिसोर्सेज ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके। सॉफ्टवेयर्स पता भी नहीं होते कि दुनिया वालों को कि कौन से सॉफ्टवेयर्स पे ये एडिट कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिमिलर रिजल्ट नहीं आ सकता। माई सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल गया, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं इसी प्रोड्यूसर की जंग को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ whom, in terms of independent film studios, independent film studios। अब इस कहानी में सबसे मजलूम जो होता है ना, इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज के बंदे होते हैं, ठीक है। कई मर्तबा आपके इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज, ठीक है, ओन्ड बाय
डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, उनके पीछे फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, जो मेजर डिफरेंस है ना, ठीक है, ये लोग ज़्यादातर बनाते हैं सोशल रियलिस्ट फिल्म्स, जिनमें कम बजट लगता है, जिसमें VFX नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट बाय राइटर्स और समटाइम डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट होता है और प्रोड्यूसर का अपना कॉन्सेप्ट होता है। छोटी कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा कई मर्तबा ये लोग अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ भी काम करते हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव आर्टिस्ट तो सारे कॉन्ग्लोमरेट ले जाते हैं, ठीक है, सही है। लिमिटेड क्रू होता है इनका, क्रू एंड टेक्निकल रिसोर्सेस, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे मार्केट में, जो रेडीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं ये, ठीक है। तो इनके समहाउ रिजल्ट्स भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। जबकि कॉन्ग्लोमरेट्स जो होते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। उनके कई मरतबा प्री प्रोडक्शन के अपने सैप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सही है, जिसको ERP सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है, वो भी यूज़ किए जा रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर से जंग निकल कर कहाँ चली गई? प्रोड्यूसर से जंग निकल के चले जाती है डायरेक्टर के पास चली जाती है, जब जिसमें प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। अब आप अगर वही देखोगे, कॉन्ग्लोमरेट्स के सेट डिज़ाइंस को आप उठा के देख लोगे, सही है, सेट डिज़ाइन होती है, ठीक है, एंड हाई टेक फिल्म मेकिंग होती है। अगर मैं वही इंडिपेंडेंट स्टूडियोज की तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये लोग कई मर्तबा अवेलेबल लोकेशन को यूज करते हैं, सही है, यानी कि रियल टाइम लोकेशंस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लो बजट फिल्मिंग करते हैं, बिकॉज उनका तो मिलियंस का बजट है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, ठीक है, इनके पास एक्चुअल में इनके पास पोस्ट प्रोडक्शन के अलग से स्टूडियोज होते हैं। इन हाउस स्टूडियोज होते हैं, सही है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये VFX बहुत स्ट्रॉन्ग डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास SFX होता है, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही हाई एंड होती हैं, ठीक है। इनको एक्चुअल में कई मर्तबा लो बजट पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ता है। कई मर्तबा ये इन हाउस एडिट करते हैं, कई मर्तबा ये लोग क्या करते हैं बेटा, कई मर्तबा यानी कि आउटसोर्स भी करते हैं, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर मैं कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करूं, कॉन्ग्लोमरेट प्रोड्यूसर्स की बात करूं आपके साथ, तो इनकी एक्सटेंसिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये भी मैं समझाऊंगा। एक्सटेंसिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सही है। अब जिसको हम कहते हैं ग्लोबल मार्केट को टारगेट करते हैं, ये करते हैं लिमिटेड मार्केटिंग होती है, बिकॉज इनकी टारगेट मार्केट बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, लिमिटेड मार्केटिंग। अब फिल्म प्रोड्यूसर के पास से निकलकर कहाँ जाती है बेटा? फिल्म प्रोड्यूसर के पास से निकलकर जाती है
डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फिल्म प्रोड्यूसर के पास से निकल के कहाँ चली गई? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब जरा समझना, फिल्म का प्रोड्यूसर होता है, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो मेरा बेटा, होता क्या है कि जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं ना, सही है, अब इसका काम क्या है डिस्ट्रीब्यूटर का? फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, द फिल्म ओवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब अगर मैं देखूं, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट्स के पास ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, ओन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, और बड़ा एक्सटेंसिव बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर। जबकि अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात करूं, इंडिपेंडेंट स्टूडियोज, दे आर डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर। उनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर वो करता है जो मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है? डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? वो डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंडेंट, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है दिन तो बोलते हैं दिन, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है रात तो बोलते हैं रात, बिकॉज ये उन पर बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेने से इनकार कर दे तो ऑटोमेटिकली बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने ही प्रोड्यूसर को पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट साइकिल भी मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोल होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब देखो, जो कॉन्ग्लोमरेट्स होती हैं ना, वो उनकी अपनी ओन इन हाउस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, लाइक यूनिवर्सल, सोनी, डिज्नी, इन सब का अपना अपना कंट्रोल होता है, ठीक है? अब जबकि अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट के बारे में, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है? देखो, इस गेम को समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे पास, सही है? इस यानी कि बिजनेस साइकिल को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये हाउ दिस बिजनेस साइकिल वर्क्स, ठीक है? देखो, याद रखो, फिल्म का जो बिजनेस होता है ना, वो 3 लोगों के दरमियान चल रहा होता है, ठीक? एक होता है प्रोड्यूसर, जिसके बारे में मैंने बता दिया क्या करता है ये, ठीक है? प्रोड्यूसर से फिल्म बन के जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिल्म जाती है एग्जिबिटर के पास, जहां से आप फिल्म के बॉक्स ऑफिस से पैसे कमाते हो, ठीक है? इसके पास होता है बॉक्स ऑफिस, और ये बड़ी क्यूट सी चीज़ होती है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस जो होता है वो रेवेन्यू साइकिल आपको जनरेट करके देता है, ठीक है? आपको मैं एक बहुत ही बेसिक सी साइंस समझा देता हूँ, ताकि आपको ये पूरा बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन और सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हाउ इट फंक्शंस, ठीक है? एवरीवन हियर फोकस कीजिएगा प्लीज। देखिए, बॉक्स ऑफिस पे लेट्स सपोज $100 आते हैं। कितने आते हैं मेरा बेटा? समझ आई बात, ठीक है? अब इस $100 में से मेरा बेटा, आपका जो एग्जिबिटर है वो $50 रखेगा अपने पास, ठीक है? जिससे वो अपने रेवेन्यूज और अपने प्रॉफिट्स बनाएगा। इसीलिए फिल्म्स जो होती हैं ना, जो सिनेमा होते हैं, सिनेमा एग्जिबिटर है, ठीक है? सिनेमा जो होता है वो फिल्म से ज़्यादा पॉपकॉर्न से पैसे कमाता है, सही है? इसीलिए सिनेमा की जो कैंटीन होती है, जो उसका कैफेटेरिया होता है, वो सिनेमा हमेशा अपने पास रखता है। इसीलिए सिनेमा में पॉपकॉर्न और पेप्सी इतनी महंगी मिलती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी होता है, ऐसा ही है, ठीक है? सो $100 आए, एग्जिबिटर ने $50 अपने पास रखे, ताकि जो है वो अपना एक्सपेंस और रेवेन्यू रन कर सके। इसीलिए कहा जाता है सिनेमा जो होता है 40% ऑक्यूपेंसी से ऊपर जाता है तो फिर वो कुछ प्रॉफिट या ब्रेक इवन की तरफ जाता है, सही है? क्योंकि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी प्रोजेक्टर की कॉस्ट होती है, प्रोजेक्टर की डिप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, फिर आपका एयर कंडीशनिंग है, आपकी सारे स्टाफ है, तमाम चीज़ों की एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है, ठीक है? अब एक सेकेंड, अब ये जो $50 इसने रखे
ऑटोमेटिकली इसमें से $50 किसके पास चलेगा मेरा बेटा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, एक सेकंड मैं आपके सवाल को ले रहा हूँ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली इसमें से रखता है $15 अपने पास, क्योंकि उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, उसमें उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी कभी बार इन्वॉल्व होती है, डिपेंड ऑन द डील कि आप क्या डील बना रहे हो। देखो इसमें ये होता है कि जितना पावरफुल प्रोड्यूसर होगा, जितना पावरफुल प्रोडक्शन कंपनी होगी, उसको इतना हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाली डील ऑफर होगी। आपको मैं कुछ एक्सेप्शनल केस स्टडीज पाकिस्तान की भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, $15 यहाँ पे आए, अब जो इस $50 में से 15 यहाँ चलेगा मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली कितना बचा? इसमें से बचा सिर्फ $35, जिसको हम कहते हैं 1/3 ऑफ द रेवेन्यू। क्या होता है मेरा बेटा? 1/3 ऑफ रेवेन्यू। इसीलिए हम कहते हैं कि फिल्म अगर अपने बजट का 3 टाइम्स अर्न करेगी तो वो ब्रेक इवन पर आएगी। समझ आई बात? इसी वजह से हम कहते हैं कि फिल्म जो होती है आपकी, फिल्म जो होती है वो 3 टाइम्स ऑफ बजट अर्न करेगी, तो उसके बाद उसका ब्रेक इवन आएगा। अब देखो इसको, इस प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को आप बढ़ाते कैसे हो? देखो अब यही कॉन्ग्लोमेरेट के ऊपर आ जाते हैं, am I right? यही कॉन्ग्लोमेरेट पे आ जाते हैं। तो बेटा डिज्नी खुद प्रोड्यूसर है, खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ जगहों पे तो खुद एग्जीबिटर भी होगा। सही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। सही है, आपको मैं एक रियल लाइफ केस स्टडी सुनाता हूँ पाकिस्तान की। ठीक है, अब देखो लेट सपोज पाकिस्तान में जो द लेजेंड्स ऑफ मौला जट जो थी, ऑफ मौला जट, ठीक है, अब वो जो फिल्म थी इसके प्रोड्यूसर्स में हमारा हिकमत तो थी, उसके प्रोड्यूसर के अंदर आपके मांदवी वाला एंटरटेनमेंट भी शामिल थी। ठीक है, मांदवी वाला एंटरटेनमेंट, जिनके न्यूप्लेक्स सिनेमाज भी हैं। अब मांदवी वाला एंटरटेनमेंट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। सही है। अब इन्होंने क्या किया बेटा, यही, और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कौन थे? इस फिल्म के क्यूट से डिस्ट्रीब्यूटर भी यही थे। सेम एज प्रोड्यूसर। अब देखो गेम क्या चेंज हुआ। कराची में इनके सिनेमास कौन से थे? जब एग्जिबिटर की बात आई, इन कराची इनके अपने सिनेमास थे। कौन से? कराची के अंदर कौन सा सिनेमा था इनका? एट्रियम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई भी डील खराब की, कुछ भी की, इन्होंने फिल्म इनिशियली सिनेपैक्स और न्यूप्लेक्स में ऑन एयर नहीं होने दी। सही है, नहीं हुई थी शुरू में। मौला जट जो थी सिनेपैक्स और न्यूप्लेक्स में नहीं हुई थी। इसकी वजह ये थी कि भाई वो कह रहे थे, वो इनसेन प्रॉफिट मांग रहे थे, वो रेवेन्यूज मांग रहे थे कि भाई आप जो हो, एक तो टिकट प्राइस भी बढ़ाओ इसके मौला जट की, क्योंकि महंगी फिल्म है, और दूसरा आप ये करो कि आप हमें जो 50% आप रखते हो वो 40% या 30% रखो। इस किस्म की बात कर रहे थे ये लोग। ठीक है, उन सिनेमा ने ये बात नहीं मानी। इसका सारा बेनिफिट किसको हुआ? एट्रियम को हुआ, क्योंकि सिर्फ एट्रियम के पास वो सिनेमा फिल्म लगी हुई थी, सारे लोग एट्रियम चले गए। अब जरा सोचो, मांदी वाला एंटरटेनमेंट को 50% एग्जिबिटर का बच रहा है, 15% किसका बच रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर का बच रहा है। 50% इसका था, 15% इसका था, और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी, जो एज अ प्रोड्यूसर भी जो प्रॉफिट होगा उसमें भी आएगा ही आएगा, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हो गए। यही चीज कॉन्ग्लोमेरेट्स के साथ होती है। कॉन्ग्लोमेरेट्स प्रोड्यूसर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी 50% तो कंट्रोल्ड होती है, 50% एग्जिबिटर ले जाता है, खैर होती है।
तो प्रॉफिटेबिलिटी को इस तरह से वो लोग इंक्रीज कर। लेकिन जब इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी होती है तो बेटा मेरा बच्चा उसको डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे देने, उसको एग्जीबिटर को भी देने, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स रिड्यूस हो गए। इसी वजह से एक सेकंड, कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए दूसरी फिल्म बनाना आसान होता है, इंडिपेंडेंट के लिए दूसरी फिल्म बनाना मुश्किल होता है। जी एटीएम में बाकी जगह तो उन्होंने ऑन एयर करने दे दी थी, तुमने बाद में जाके देखी होगी, समझ आई बात? तुमने थोड़े दिन बाद नेट पे सर्च करना तुम्हें मिल जाएगी पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सही है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर का रोल एक्चुअल में समझने वाला। समझ में आ गई बात? ये तो मैंने आपको कोर बिजनेस की डायमेंशन समझाई है। अब मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूं। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिल्म जाती है एग्जिबिटर के पास। एक तो हमारा कन्वेंशनल मॉडल था जो कि सिनेमा के साथ लिंक्ड होता था। सही है, समझ आई बात? अब एक चीज तो होती है कि भाई आपके पास सिनेमा के पास फिल्म भेज ली, फिर आज के दौर का डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, वो सिर्फ एग्जीबिशन सिनेमा के ऊपर नहीं रखता। ठीक है, अब एग्जिबिटर सिर्फ सिनेमा वाला नहीं है आज की दुनिया में। एग्जिबिटर आपका OTT प्लेटफॉर्म भी है, आप अपनी फिल्म ओवर दी टॉप को बेचते हो, OTT राइट्स जिसको कहा जाता है, फिर टीवी राइट्स होते हैं फिल्म के म्यूजिक राइट्स होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो फिल्म अपने डिफरेंट डायमेंशंस पे बिजनेस करती है। फिर फिल्म के पास एक ऑप्शन डिजिटल डाउनलोड का देने का ऑप्शन होता है। और आज की दुनिया में एग्जीबिशन के हवाले से ना, जो फिल्म जितना यूनिक मॉडल लेके आएगी वो उतना कामयाब होगी। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, अभी रिसेंटली आमिर खान की जो फिल्म आई थी, ठीक है, उसने कहा था कि भाई 100 रुपीज़ के अंदर आप यूट्यूब पे देख सकते हो। सही है, अब 100 रुपीज़ के अंदर आप एक यूट्यूब पे फिल्म देखने के काबिल हो रहे हो, इसका मतलब वो मैसेस को टारगेट करना चाह रहा है। समझ आई बात? तो अब उसी तरीके से अमेजॉन प्राइम के ऊपर भी प्रीमियम वर्जन्स होते हैं फिल्म्स के, कि भाई आपने पर्टिकुलर इतने में आप ये फिल्म देख सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि दुनिया में एग्जीबिशन के मैकेनिज्म्स भी चेंज हो रहे हैं, मीडिया ओनरशिप के पैटर्न्स के चेंज होते हुए। ठीक है, अब जब से ये OTT और टीवी राइट्स, म्यूजिक राइट, डिजिटल डाउनलोड्स के ऑप्शन आने लगे ना, यानी कि कहानी सिनेमा से हट कर देखने लगे। ठीक है, तो हम ये देखने लगे हैं कि भाई दुनिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट हैं उनको भी चांस मिलने लगा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं कॉन्ग्लोमरेट्स के कंट्रोल की बात करूं, कॉन्ग्लोमरेट्स जो होते हैं बेटा, वो कॉन्ग्लोमरेट्स टारगेट 40K प्लस स्क्रीन्स अराउंड द वर्ल्ड। उनका टारगेट होता है कि भाई 40,000 से ज्यादा स्क्रीन्स हमने टारगेट करनी है अराउंड द वर्ल्ड। एम आई राइट? दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट लोकल एग्जीबिशन पे फोकस करते हैं, लोकल और लिमिटेड इंटरनेशनल एग्जीबिशन। जैसे कि आप कह सकते हो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, लिमिटेड इंटरनेशनल एग्जीबिशन। ठीक है, अब मैं अगर कॉन्ग्लोमरेट की बात करूं ओवर द टॉप के बारे में, तो कॉन्ग्लोमरेट के अपने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अब वो किसी और के हाथों एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। ठीक है, अब कॉन्ग्लोमरेट का सीन क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है, डिज्नी प्लस है, समझ में आई बात? डिज्नी प्लस डिज्नी का है, सोनी लिव है, एक्सेट्रा, सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडिपेंडेंट जो हैं OTT के लिए बेचारे परेशान होते हैं। इंडिपेंडेंट को अपनी फिल्म सेल आउट राइट्स देने पड़ते हैं, कई मरतबा एक्सक्लूसिव राइट्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कभी कभार नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं,
अमेज़ॉन के पास चले जाते हैं या फिर लोकल OTT के ऊपर चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में तमाशा है, मायको है, ठीक है, ये OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर टीवी राइट्स होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स अपने पास अपने ओन टीवी राइट्स अपने फिल्म्स पे चलाते हैं, ठीक है। टीवी राइट्स बहुत बाद में, लेट्स सपोज मिनिमम 6 months आफ्टर द फिल्म कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, कि कम से कम 6 महीने के बाद हम फिल्म को, देखो फिल्म सबसे पहले सिनेमा में ऑन एयर होती है, सही है। फिल्म की जो एग्जीबिशन है सबसे पहले सिनेमा में होती है, फिर जाके OTT के ऊपर आती है, फिर जाके फिल्म आती है टीवी राइट्स पे, सही है। जैसे आप देखते हो ना कि भाई 6 महीने 7 महीने पुरानी फिल्म जो होती है टीवी पे चलती है, क्योंकि जब आपने टीवी पे दिखा दी तो इसका मतलब वो अवामी हो गई है फिल्म, अब वो कोई भी उसको डाउनलोड करके कुछ भी करके खेल सकता है, जबकि डिजिटल अवेलेबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। OTT के ऊपर बहुत बड़ी वॉर होती है टूवर्ड्स द फिल्म कि किसके पास कौन सी फिल्म होगी। अब फिल्म के कंटिन्यूस राइट्स, देखो इसको हम A2 में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टेल थ्योरी को, कि आज की दुनिया के अंदर फिल्म के राइट्स ओवर द नाइट ख़त्म नहीं हो जाते, फिल्म के राइट्स कंटिन्यूस लेवल पे चलते रहते हैं। आज भी चक दे इंडिया के राइट्स अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने दोबारा के लिए नेटफ्लिक्स ने अब जाके लिए, समझ आई बात। तो चक दे इंडिया आज तक पैसे बना रही है अपने फिल्म के, आज तक समझ रहे हो मेरी बात। तो दिस इज अ लॉन्ग टेल मॉडल ऑफ द बिजनेस, कि दुनिया के अंदर ये नहीं होता कि बिजनेस एक बार बना ली फिल्म तो खत्म हो गई, फिल्म कंटिन्यूस बिजनेस करती रहती है फिर अपना। अब असल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है, ठीक है। आपके जो एक तरफ कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट्स एक्चुअल के अंदर अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं तो क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स एक्चुअली दे इन्वेस्ट ऑन हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स। ये बात अपने पास लिखिएगा, जिसमें VFX होता है, ठीक है, जिसमें आपका बड़ा कोई हाई टेक कैमराज यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस यूज टू वर्क ऑन लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स, जिनको हम सोशल रियलिस्ट फिल्म्स या ड्रामा फिल्म्स भी कहते हैं, ठीक है, जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सोशल रियलिस्ट ड्रामा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये एक कोर प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है जो एज अ मीडिया स्टूडेंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये आपके हाई कॉन्सेप्ट फिल्म बना रहे होते हैं तो इनके इन हाउस VFX प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, इनके लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जब बन रही होती हैं तो ऑटोमेटिकली होता क्या है बेटा कि मीडिया जो होता है एक बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग इनका प्रोडक्ट बना के लेके आता है, जो कि काफ़ी हद तक ओरिजिनल भी होता है, ठीक है, या फिर फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल होता है और इतना यूनिक होता है कि उसके राइट्स हर जगह पे वो सिक्योर करते हैं, समझ रहे हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज़ की, तो दे आर वर्किंग ऑन लो कॉन्सेप्ट फिल्म, ठीक है, और इट्स मोर अबाउट द सोशल रियलिस्ट ड्रामा, इट्स मोर अबाउट कि भाई वो जो फिल्म्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है, अच्छा उनकी मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, उनकी मार्केट इतनी ओपन नहीं होती जितनी मार्केट आपकी। अब देखो आप, अगर मैं फ्रोज़न की बात करता हूँ, फ्रोज़न 2, फ्रोज़न या बार्बी की बात करता हूँ, या मैं कंग फू पांडा की बात करता हूँ, ये पूरी दुनिया के पैन ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं। क्या है मेरा बेटा, इनको हम कहते हैं पैन ग्लोबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात करूं, अगर मैं इनकी बात करता हूं आपके साथ, जो इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज़ हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन पैन ग्लोबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये पैन ग्लोबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ये एक लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दे आर द लोकल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इनके इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी, जैसे मैंने आपको ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से समझाया था ये चीज़, कि अगर मैं क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट की बात करता हूँ, अगर मैं क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट की बात करता हूँ, तो ये बड़े कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं, ठीक है।
इनके मल्टीपल, एक्चुअल में मैंने क्या कहा था, इनके मल्टीपल मीडिया एंड नॉन मीडिया रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं। तो इनके बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने दूसरे सिस्टर कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं, ये लोग प्रिंट में होंगे तो इनके प्रिंट पे एड्स आ रहे होंगे, सोनी स्काईफॉल लेके आ रहा है तो सबको दिखा रहा है वो। ठीक है, प्रिंट मीडिया, टीवी के ऊपर उनका एड आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, टीवी रेडियो, ठीक है, फिर डिजिटल मीडिया ओटीटी के अंदर काम कर रहे होंगे, फिर दूसरी तरफ इनके होटल, रिजॉर्ट्स, क्रूज लाइन, उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। इसके अलावा म्यूज़िक लेबल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, अपने म्यूज़िक को सिक्योर करते हैं ये लोग। फिर थीम पार्क्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज लाइंस, ठीक है, ये सारी बिजनेसेस भी, जैसे डिज्नी क्रूज लाइन चलाता है अपना, ठीक है, डिज्नीलैंड के होटल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इनके और बिजनेसेस की बात करते हैं, इनके एनिमेशन स्टूडियोज होते हैं, सही है, एनिमेशन स्टूडियोज बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनके हाई कॉन्सेप्ट फिल्म में इनके एनिमेशन स्टूडियोज का बहुत हाथ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इनकी एडवर्टाइजिंग एंड पीआर एजेंसीज होती हैं इनकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंप्लीटली बिजनेस, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंटीग्रिटी को और बिजनेस आइडियाज को लेके चल रहे होते हैं। उनकी पोजिशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द इंडिपेंडेंट स्टूडियोज, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कोर जो बिजनेस का आइडिया था, मीडिया बिजनेस की ओनरशिप का जो मेन आइडिया था वो दिया है। अब इसके बाद हम जो आगे जाएंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली ये जो मीडिया के बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, हाउ दे फंक्शन और किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके चलते हैं।